हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गुजरावाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। 21 डेज़ जीएसटी को आए हुए ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं है काफ़ी सारे लोगों को। आज हम वही फैक्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से टैक्सेस पे करने हैं। CGST SGST आपको तब पे करने हैं जब आप लोकल सेल कर रहे हो, और IGST आपको तब पे करना है जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी इनवॉइस या कोई भी बिल ऐसा आ जाता है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपके स्टेट का नहीं है, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आप यूपी से जाके कुछ परचेज करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो IGST सप्लाई हो, यानी कि आप उसमें महाराष्ट्र का अपना GSTN लिखवाएं और साथ में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, यानी कि जो डिलीवरी है गुड्स की, वो महाराष्ट्र में आके हो। अगर उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी कुछ और हो जाती है, यानी कि आप अगर उस पर कोई लोकल एड्रेस, अब उसमें दो केस हो सकते हैं। अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स देखे हो तो वहाँ पे अगर आपकी बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है, यानी कि ऑर्डर किसी और से आया और डिलीवर आपने किसी और पर्सन को किया, तो जिससे आपको ऑर्डर आया उसकी लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन जिससे आप परचेज कर रहे हैं, यानी कि जिसको आप सेल कर रहे हैं, अगर उसी ने आपसे डिलीवरी आपके फैक्ट्री गेट पे ले ली, यानी कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन की जो नेचर है वो आपकी इंटर स्टेट आ जाएगी। अब इस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपके जो सेलर का स्टेट है वो स्टेट हो जाएगा, और उससे नुकसान ये होगा कि आपको उस बिल पे जो टैक्स लग के आएगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस एग्जांपल को मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। आप महाराष्ट्र से हैं और आप यूपी में जाके कुछ गुड्स परचेज करते हैं, एक मशीनरी परचेज करते हैं और उसकी डिलीवरी आप वहीं पे ले लेते हैं। तो अगर आप उस बिल पे लिखवाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी और उसकी डिलीवरी आप वहीं पे रिसीव कर लेते हैं और फिर उसको आप खुद लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, GST में इस तरह की ट्रांजेक्शन करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में ई-वे बिल बनाएंगे तो आपके लिए उन गुड्स को मूवमेंट करके लाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनवॉइस के अकॉर्डिंग तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे हो गया। और अगर आपकी इनवॉइस पे प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी का ही आ गया, आप कहते हो कि मैंने वहीं पे डिलीवरी ले ली, तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि जो लोकल टैक्स आपको लग के आएगा यूपी का CGST और SGST, उसका आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। यानी कि जब भी आपके बिल पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपके रजिस्ट्रेशन वाले स्टेट से किसी और स्टेट का होगा, तो आपको कभी भी उस बिल का क्रेडिट नहीं मिलेगा GST के अंदर। तो इसमें कोई यूनिवर्सल क्रेडिट नहीं है, स्टेट बेस्ड ही क्रेडिट है। तो अगर आपको ऐसी कोई परचेज कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें अपने स्टेट का लिखवाइए, और साथ में आप ये मेंशन कीजिए कि रिसिपिएंट खुद उसको लेके चला गया, मतलब रिसिपिएंट ने खुद उसका मूवमेंट किया, क्योंकि रूल ये है कि जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट खत्म होगा वो ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो आप कम से कम प्लेस ऑफ सप्लाई अपना स्टेट लिखवाएंगे हमेशा, और साथ में आप बताएंगे कि गुड्स को मैं ही मूव करके ले जा रहा हूँ। और अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपको गुड्स का मूवमेंट करके उसको महाराष्ट्र वापस नहीं लाना है, तो फिर आप उसको जहाँ पे डिलीवर करा रहे हैं तो आप उसको कोशिश कीजिए कि आपकी वो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, यानी कि अपने डिलीवर किसी और पर्सन को कराया है, तो उस केस में क्या होगा, एक थर्ड पर्सन होना चाहिए और आपको फिर बिल करना होगा उस थर्ड पर्सन को, यानी कि आपने परचेज किया और फिर आपने डिलीवरी किसी थर्ड पर्सन को कराई। उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो आपका ही स्टेट हो जाएगा, और फिर जब आप बिलिंग करेंगे फर्दर, तो फिर उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बायर का स्टेट हो जाएगा। यानी कि इस केस में आपको क्रेडिट रिसीव हो जाएगा, लेकिन थर्ड पर्सन का होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्सेस हमें सही लगाने हैं, और इनवॉइसिंग का फॉर्मेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा इशू फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में ही आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो फ्रेट है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, यानी कि फ्रेट पे क्या टैक्स रेट लगाना है। कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि फ्रेट पे टैक्स लगाने के बाद, मतलब अपने प्रोडक्ट पे टैक्स लगाने के बाद फ्रेट चार्ज करना है, फिर उस पर टैक्स लगाना है, या उसको इंक्लूसिव करके टैक्स लगाना है। तो जहाँ पे फ्रेट आपकी कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा बन जाता है, कंपोजिट सप्लाई यानी कि जो एक ट्रेड प्रैक्टिस में बंडल्ड होके साथ में ही हमेशा डिलीवर की जाती है। तो अब इसको मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो जो आपकी GTA यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो आपकी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराती है, फ्रेट आपसे चार्ज करती है, अगर उनके बिल पे पेड लिखा है, यानी कि सप्लायर ने उसको पे कर दिया है, तो आप उसको अपनी इनवॉइस में ऐड करेंगे, तो आपको ही उसके लिए टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा,
और वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा भी बन जाएगी। अगर वो टू बी पेड है यानी कि रिसिपिएंट को पे करनी है तो आपको अपने इनवॉइस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी रिसिपिएंट की है पे करने की। अगर वो पेड बाय रिसिपिएंट है और आपने उसका पेमेंट कर दिया लेकिन वो पेमेंट आपने रिसिपिएंट से रिकवर कर लिया, सो इस केस में जो इनवॉइस है आपके जीटीए का वो आपके रिसिपिएंट के नाम से होना चाहिए। तो फिर आप प्योर एजेंट की कैटेगरी में फॉल करोगे और इस केस में आप पेमेंट करके रिसीव कर सकते हो, उस अमाउंट पे आप टैक्स नहीं लगाओगे क्योंकि वो इनकैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट हो जाएगी। तो फ्रेट के केस में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल अगर आप एक्सक्लूसिवली कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज वाली कोई भी सप्लाई रिसीव कर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। और क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लेवी है तो वो प्रोविज़न इस प्रोविज़न को सुपरसीड करेगा, यानी कि इस केस में अगर आप जीटीए की सर्विसेज भी रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। तो अगर आप जीटीए की सर्विसेज रिसीव करते हो और आप एक्चुअली में एग्जेम्प्टेड गुड्स से एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कर रहे हो तो सर्विसेज के केस में जीटीए आएगा ही नहीं। तो अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स कर रहे हो तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। तो उस केस में आप ध्यान रखें, या तो आप जीटीए का जो बिल पेमेंट है हमेशा अपने रिसिपिएंट से कराएं ताकि रिवर्स चार्ज में वो कवर हो, आप कवर नहीं हो, या फिर आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं वो एक इंडिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है उनसे ले, जो लोग अपना ट्रक खुद का चला रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कवर किया गया है। एजेंसी वो होते हैं जो लोग दूसरों के ट्रक हायर पे लेके और फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये छोटा सा एक फैक्ट हम ध्यान रख सकते हैं। साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो जीटीए की सर्विसेज हैं किस किस पे अप्लाई होती है। फैक्ट्रीज पे अप्लाई होती हैं, ट्रस्ट पे होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल पे और एचयूएफ पे जीटीए की सर्विसेज में रिवर्स चार्ज वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अगर इंडिविजुअल हो, यानी कि इंडिविजुअल से मतलब प्रोप्राइटरशिप, आप में से जितने भी लोग प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो, यानी कि जहाँ पे आपके बिजनेस का पैन नंबर और आपका खुद का पैन नंबर दोनों के दोनों सेम है, तो वहाँ पे आप लोग हमेशा जीटीए में रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होंगे। तो वहाँ पे अगर आप जीटीए की सर्विसेज लेते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना रिवर्स चार्ज में, जीटीए को खुद टैक्स पे करना है। और अगर आप इन कैपेसिटी ऑफ एचयूएफ भी कर रहे हैं तो भी जीटीए को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप चाहे इंडिविजुअल चाहे प्रोप्राइटरशिप ही क्यों नहीं हो तो भी आप जीटीए के लिए रिवर्स चार्ज में कवर हो जाएंगे। तो फ्रेट और जीटीए के लिए मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही कुछ लोगों को इश्यू आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है डिफरेंट कंडीशंस में मुझे डॉक्यूमेंट क्या यूज़ करना है। तो लेट सपोज आपने जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजे हैं और वो गुड्स आपको फिर जॉब वर्कर के यहाँ से डिलीवर कराने हैं। आपको ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि जब भी आप गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई अपने यहाँ से रिमूव करेंगे सप्लाई के लिए तो हमेशा आप इनवॉइस बनाएंगे, लेकिन अगर आप गुड्स किसी और वजह से रिमूव कर रहे हैं जो वजह सप्लाई नहीं है तो फिर आप हमेशा डिलीवरी चालान बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सप्लाई के लिए इनवॉइस बनाना है, लेकिन जहाँ पे सप्लाई नहीं है वहाँ पे आपको डिलीवरी चालान बनाना है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जहाँ पे आप अपनी ही ब्रांच को इंटर स्टेट कुछ गुड्स फॉरवर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिलीवरी चालान बनाना है, क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, वहाँ पे कोई सप्लाई जैसी चीज़ नहीं है। जहाँ पे आप परचेज को रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि आप परचेज को रिटर्न कर रहे हो, आप कोई फ्रेश सप्लाई नहीं कर रहे, वहाँ पे भी आप उसको डिलीवरी चालान पे कर सकते हो। आप अपने ऑप्शन पे उसको अगर सप्लाई दिखाना चाहते हो, मतलब अपनी बुक्स में अगर आप उसको सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ये ओपिनियन ये है कि बजाय उसको परचेज रिटर्न दिखाने के उसको बुक्स में सेल दिखाना ज़्यादा इजी वे आउट है। तो अगर आप उसको ऑप्ट करें, ऐसा कुछ बैन नहीं है लॉ के अंदर, आप ये भी कर सकते हो कि मैं उसको परचेज रिटर्न बताने की बजाय अपनी साइड से एक सेल ही दिखा दूं, तो उस केस में आपको फिर इनवॉइस ही रेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परचेज रिटर्न दिखाएंगे तो फिर आपको डिलीवरी चालान से काम चल जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि कहाँ पे मुझे इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे डिलीवरी चालान की। ध्यान रखिए, डिलीवरी चालान में आपको टैक्स की अमाउंट या टैक्स रेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपको उस वक्त डिलीवरी चालान की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप लोग डिलीवरी चालान यूज़ करेंगे। साथ ही अब रिटर्न का टाइम क्योंकि आने वाला है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे के सारे इनवॉइसेस सही तरीके से बुक हो हमारे पास और उस पर टैक्स सेग्रीगेटेड हो, क्योंकि वही टैक्स अल्टीमेटली आपको पे करना है डिफरेंट चालान के थ्रू। यानी कि आपको CGST अलग पे करना है, SGST अलग पे करना है और IGST अगर कुछ बनता है आपका तो आपको अलग पे करना होगा। डिफरेंट स्टेट में जो आपकी ब्रांचेज हैं उनसे आपको किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि आपको अपने अपने टैक्सेस सेपरेट रखने होंगे। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो 21 आपकी लास्ट डेट है इंटीमेशन फाइल करने की, याद रखिए।
21 सिर्फ इंटीमेशन फाइल करने की लास्ट डेट है। आपको जो स्टॉक की डिटेल्स देनी है, इंटीमेशन बहुत सिंपल, एक पेज की है, सिंगल पेज की, तो उसको फाइल करने में कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई लोगों की डैशबोर्ड पे वो चीज़ ओपन नहीं हो पाई है, तो डैशबोर्ड पे आप कहीं जगह वो अलाउ नहीं कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद गवर्नमेंट उसकी डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दे में भी। लेकिन आपको जो अपनी स्टॉक डिटेल्स देनी है कंपोजिशन डीलर को, यानी कि CMP 03 में जो आपको डिटेल्स देनी है, वो डिटेल्स आपको जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कंपोजिशन में जाने का, उसके 60 डेज के अंदर अंदर देनी है। तो यानी कि उसके लिए भी टाइम लिमिट मेरे पास है, सिर्फ इंटीमेशन देने की टाइम लिमिट हमारी आज यानी कि 21 को खत्म हो रही है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्टॉक लेके आएंगे GST में, अगर आप ट्रांजिशन के वक्त ऑप्ट कर रहे हो GST में आना, तो फिर आपका जो स्टॉक है वो इंटर स्टेट परचेज किया हुआ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब इंटरस्टेट परचेज मतलब आपने जो भी बाहर से स्टॉक मंगाया है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कोशिश कीजिए कि वो स्टॉक आपका सेल हो जाए। तो अगर आपका स्टॉक इंटरस्टेट परचेज किया हुआ है तो आप कंपोजिशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, आप वो स्टॉक सेल कर दीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी करंटली आप नहीं होंगे। साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपोजिशन डीलर्स के साथ में कि 2-3 करंट इश्यूज हैं अभी। पहला इशू है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हो और आप अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ स्टॉक लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करना है। इट्स वेरी क्लियर कि आपको टैक्स पे करना होगा उस पर रिवर्स चार्ज में, यानी कि 94 वाला रिवर्स चार्ज आप पे लग जाएगा। अब प्रोविजन इतना क्लियर नहीं है कि 94 का रिवर्स चार्ज लगने का मतलब क्या GST की लेवी भी उस पर आ जाएगी, मतलब GST में जो टैक्स रेट है क्या मुझे उस टैक्स रेट से देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा स्टॉक पहले एग्जेम्प्टेड था, मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया लेकिन मेरा स्टॉक एग्जेम्प्टेड था, तो उस पर अगर मैं एप्लीकेबल टैक्सेस देखूं तो वो एग्जेम्प्टेड ही होते हैं। क्योंकि अगर मेरा सेलर रजिस्टर्ड भी होता तो भी उस पर 0 ही टैक्स पे करता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि एग्जेम्प्टेड स्टॉक को GST में लाने के लिए कोई बैन नहीं है, तो ये हम थोड़ा पहले भी प्लान कर सकते थे कि अगर आपका स्टॉक एग्जेम्प्टेड है तो हम कोशिश कर सकते थे कि वो रजिस्टर्ड से ही बाई किया हुआ होता, तो इस वाले प्रोविजन में हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एनॉमली है, यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लियरली बताना चाहिए कि आप GST में जो टैक्स रेट है, क्योंकि वो उसके लिए हार्डशिप हो जाएगी। तो जो चीज़ पहले एग्जेम्प्टेड थी, अगर वो अब 18% पे आ गई है तो वो पहले 18% टैक्स देगा, फिर वो सेल करते हुए उस पर दोबारा से टैक्स देगा और उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। देन कंपोजिशन डीलर के साथ ही एक और इशू भी आ रहा है कि मुझे अपने स्टॉक पे जो मेरा स्टॉक में लेके आ रही हूँ पुराने वाली स्कीम से, क्या उस पर जो क्रेडिट है वो लैप्स तो हो जाएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। क्या मुझे उस पर जो टैक्स का अमाउंट में क्रेडिट यूज़ कर चुकी हूँ, क्या मुझे उसका पेमेंट भी करना है? डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन अगर आप प्रोविज़न को देखिए तो अगर मैं बाय लॉ जाऊँ तो लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कल अगर आप पे पेमेंट की लायबिलिटी आ भी सकती है तो आपके करंट लॉ में आ सकती है। जैसे आप अगर वैट में थे तो आपकी वैट वाले आपका फाइनल असेसमेंट करते हुए बोल सकते हैं कि आप ये स्टॉक लेके गए और ये नॉन टैक्स पेड था तो आपने कन्वर्ट कराया तो आप यहाँ पे टैक्स पे कर दो। लेकिन GST में उस पर कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। और मास्टर क्लास में जो हसमुख अदिया जी हैं, जो उपेंद्र गुप्ता जी लेते हैं रिवेन्यू सेक्रेटरी, और जो GST कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उन लोगों ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि आपको स्टॉक पे क्रेडिट लैप्स हो जाएगा अगर कुछ बचा हुआ है तो, लेकिन आपको एडिशनल कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ फैक्ट थे जो कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड थे। देन लेट्स कम टू जॉब वर्कर। आप जॉब वर्क के लिए जो गुड्स आप भेज रहे हो उसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो ये कि अगर मुझे इंटरस्टेट गुड्स भेजने हैं तो क्या मैं उनको डिलीवरी चलान पे भेज सकती हूँ? तो आंसर इज़ येस। अगर आप जॉब वर्कर को कोई भी गुड्स भेजेंगे तो आप उसको डिलीवरी चलान पे ही भेजेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि जॉब वर्कर को भेजने के लिए तो लिखा है लेकिन जॉब वर्कर से वापस आएगा गुड्स, तो वो कैसे आएगा? गवर्नमेंट लिखी है नहीं लिखी, गवर्नमेंट ने क्लियरली आपको डॉक्यूमेंट्स जो है इनवॉइस वाला जो प्रोविजन है वहाँ पे दिया है कि अगर आप विदाउट सप्लाई किसी गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो वो डिलीवरी चलान पे ही होगा। तो आपका जॉब वर्कर भी जब आपको गुड्स वापस करेगा तो वो डिलीवरी चलान पे ही करेगा। या फिर अगर जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को गुड भेजेंगे, यानी कि आप जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से दूसरे जॉब वर्कर के, तो वो भी डिलीवरी चलान पे ही जाएंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि उसका डिलीवरी चलान जॉब वर्कर रेज करेगा या आप रेज करोगे। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका डिलीवरी चलान, क्योंकि उस जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से गुड्स जा रहे हैं तो वो उसी को रेज करना चाहिए, टैक्सेबिलिटी उसकी नहीं आएगी। अब कंडीशन ये है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो गुड्स को कैसे मूव कराएगा। तो इस केस में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि अगर मेरा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो दूसरे स्टेट में है और उसको लेट सपोज किसी और स्टेट में दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स मूव कराने हैं
तो उस केस में डॉक्यूमेंटेशन और टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। तो ये कुछ केसेस थे जो जॉब वर्कर से रिलेटेड थे। साथ में जॉब वर्क की रेट्स को लेके भी थोड़ी सी अनॉमलीज चल रही हैं अभी करंटली। ये कुछ फ्रेश इश्यूज थे। साथ ही काफ़ी लोगों ने पता नहीं काफ़ी सारी कंपनीज को किसी ने ये समझा दिया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उसको गुड्स भी सेल नहीं करनी है। तो आई वुड लाइक टू मेक इट क्लेरिफाइड कि आप लोग को अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो गुड्स आपको सेल करने पे किसी तरह का कोई भी बैन नहीं है जीएसटी में, और किसी तरह की कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। अनरजिस्टर्ड से परचेज करने पे फिर भी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी आती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड को सेल करने पे एज सच कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि उनको आपका नेम एंड एड्रेस देना पड़ सकता है। तो आप अपना नेम एड्रेस और पैन नंबर मैक्सिमम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, और पैन नंबर के लिए गवर्नमेंट ने लिखा नहीं है जीएसटी प्रोविजन में। सो अगर आप पे लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की जीएसटी में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरटेकिंग देना है। तो उसके बाद कंपनीज़ को आपको आई डोंट थिंक कि, और गवर्नमेंट को भी शायद इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए। नेक्स्ट एक इशू आता है कि जहाँ पे आपको 60-40 वाला प्रोविज़न में बेनिफिट मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको जो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज है उसको मुझे किस तरीके से फुलफिल करना है। यानी कि गवर्नमेंट ने तो कहा है कि वहाँ पे आपको क्रेडिट पास ऑन भी करना है, तो मुझे वो क्रेडिट लेकिन पास ऑन करना है कैसे, मैं बाद में प्रूव कैसे करूँ, मैं दिखाऊँ कैसे कि हाँ मैंने क्रेडिट पास ऑन किया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी CGST का 60% या 40% जो वापस मिलेगा, इतने अमाउंट का रिडक्शन आप अपने बायर को दे सकते हो। हो सकता है कि अमाउंट आपकी इंक्लूसिव हो तो उसकी रिवर्स कैलकुलेशन आपको करनी होगी, लेकिन प्लीज़ आप अपने जितने भी इनवॉइसेस बनाओगे, आपने जो अकाउंटिंग करोगे, आई विल सजेस्ट कि आप अपनी अकाउंटिंग में क्लियरली रिफ्लेक्ट करो कि ये स्पेशल जो अमाउंट है ये मैंने ड्यू टू एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज अपने बायर को प्रोवाइड कराई है, उसको अवेलेबल कराई है। आप अगर और क्लियर अकाउंटिंग में देना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फुल वैल्यू का एक इनवॉइस रेज करो, देन उसमें जितना आपका एंटी प्रॉफिटरिंग, क्योंकि टैक्स तो फुल अमाउंट पे लगाना है, जितना एंटी प्रॉफिटरिंग की वजह से आपको वापस मिला, जितना आपको मतलब क्रेडिट वापस मिला, यानी कि एंटी प्रॉफिटरिंग में जितना मैंने उसको आगे फॉरवर्ड किया है बेनिफिट, उस अमाउंट को आप उससे चार्ज नहीं करो। यानी कि वो अमाउंट आप लोगे नहीं, तो एक तरीके से वो डिस्काउंट हो गया, जैसे उस तरीके का डिस्काउंट जो मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, राइट। तो इनकी टैक्सेबिलिटी मुझे फुल पे देनी है क्योंकि उसको क्रेडिट आगे पास ऑन फुल पे करना है, देन उस अमाउंट को आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि उतनी अमाउंट मैं अपने बायर से नहीं लूँगी, और फिर मेरे बुक्स में क्योंकि शॉर्ट रहेगा, सेल तो मैं 1 लाख की दिखा रही हूँ, अब मैं उससे अमाउंट अगर कम लूँगी तो एक शॉर्ट अमाउंट रहेगी, उस शॉर्ट वाली अमाउंट को मैं एडजस्ट कर सकती हूँ उस अमाउंट से जो मुझे क्रेडिट होकर रिफंड में वापस मिल रही है, यानी कि जो मुझे अकाउंट में वापस आ रहे हैं पैसे, दोनों इक्वल होंगी तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। बट फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही शांति रहेगी, क्योंकि आप कभी भी प्रूव कर सकते हो कि एंटी प्रॉफिटरिंग की वजह से आपने एक्चुअली ये पास ऑन किया था क्रेडिट। सो ये कुछ ओपन इश्यूज थे जो जीएसटी में अभी 21 दिन होने के बाद भी ओपन है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है और काफ़ी लोग अब तक थोड़ा एडजस्ट भी कर चुके हैं। दीज वर द ओपन इश्यूज इन जीएसटी। सो विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दैट मच लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।